राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और इसमें जो भी आने वाला है सेल्यूलर इवेंट्स, वास्कुलर इवेंट्स, सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। So, inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to any injury from any agent or any injurious agent. It is body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of necrosed cells and tissues. ठीक है, ये हुई इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय द होस्ट टू एनी etiological agent which is infectious substance is a continuous process, but it can be divided into following two aspects: vascular events and cellular events. So जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है होस्ट के द्वारा, वो कोई भी etiological agent को इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो डिवाइड होती है दो एस्पेक्ट्स में, vascular events में और cellular events में। Intimately linked to this two process is the release of chemical mediators of acute inflammation। और ये दो इवेंट्स के साथ जो exactly linked एक प्रोसेस है वो है रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी कि यहाँ पर रिलीज होगा केमिकल मीडिएटर्स का ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो भी केमिकल मीडिएटर्स है उसका रिलीज के लिए जो भी चीज़ है वो भी यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्ड है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? वास्कुलर इवेंट्स, सेल्युलर इवेंट्स और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी केमिकल मीडिएटर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में। सो फिर से एक बार इतना रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय द होस्ट टू एनी etiological agent is a continuous process, but it can be divided into following two aspects: vascular events and cellular events. Intimately linked to this two process is the release of chemical mediators of acute inflammation. Now first, सबसे पहले हम देखेंगे vascular events। वास्कुलर इवेंट्स में क्या है? अल्ट्रेशन इन द माइक्रोवास्कुलेचर, दैट इज आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी। जब कभी भी टिश्यू में कोई भी प्रकार की इंजरी होगी तो सबसे पहले क्या होगा? जो आर्टेरियोल्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स जैसे माइक्रोवास्कुलर्स है, उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सो इसमें चेंजेस जो होंगे वो सब कुछ सबसे पहले अर्लीस्ट रिस्पॉन्स है टिश्यू इंजरी का, इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी। दिस अल्ट्रेशन इंक्लूड्स, ये अल्ट्रेशन क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट, हीमोडाइनामिक चेंजेस एंड सेकंड, अल्टरेटेड वास्कुलर परमिएबिलिटी। पहला क्या? ब्लड से रिलेटेड चेंजेस और दूसरा जो परमिएबिलिटी है जो कैपिलरीज की, वेन्यूल्स की, आर्टेरियोल्स की, उसमें। तो सबसे पहले आप एक कैपिलरी इमेजिन कीजिए, वहाँ पर अगर कुछ चीज़ लगी, जैसे कि हमने सबसे पहले से ही फांस का एग्जांपल ले रहे हैं कि लकड़ी की जो फांस है वो लग गई, तो क्या होगा? सबसे पहले वहाँ की जो कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, आर्टेरियोल्स है, वो डैमेज होंगी। वहाँ पर डैमेज होगा तो ये क्या हुआ? अर्लीस्ट रिस्पॉन्स उस टिश्यू इंजरी का। अब वहाँ पर सबसे पहले जो वो फास्ट जाकर लगी तो पहले क्या करेगी? वो ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन फैलाएगी। सो हीमोडाइनामिक चेंजेस। फिर क्या होगा? वहाँ पर उसने जाकर वो लगा तो कैपिलरी में उसने चेंजेस प्रोड्यूस कर दिए, उसमें इन्फेक्शन हो गया। अब तो वहाँ पर अल्टरेशन हो जाएगा वास्कुलर परमिएबिलिटी का। आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। सो alteration in the microvasculature, arterioles, capillaries and venules is the earliest response to tissue injury, and this alteration includes first hemodynamic changes and second altered vascular permeability। ये दो changes इसमें होंगे vascular events में। तो अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है हीमोडाइनामिक चेंजेस, उसको देख लेते हैं। तो ये जो हीमोडाइनामिक चेंजेस है, ये हीमोडाइनामिक चेंजेस इसमें देखेंगे कि द अर्लीस्ट फीचर ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये क्या है? अर्लीस्ट फीचर है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का। रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन वास्कुलर फ्लो, वास्कुलर फ्लो में चेंज आया उसकी वजह से ये हीमोडाइनामिक चेंजेस होगा। एंड कैलिबर मीन्स लेवल ऑफ एबिलिटी ऑफ अ स्मॉल ब्लड वेसल्स इज द इनटू द इंजर्ड सेल। मतलब कैलिबर क्या है? एक लेवल है एबिलिटी का। स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो एबिलिटी होती है, ब्लड वेसल्स की जो एबिलिटी होती है ब्लड को फ्लो करने की, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, वास्कुलर फ्लो में कुछ चेंजेस हुआ इंजर्ड टिश्यू में, तो उसके रिजल्ट से हो गए हीमोडाइनामिक चेंजेस। सो दिस आर द अर्लीस्ट फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेटरी
response result from change in vascular flow and caliber, that is level of ability of small blood vessels is in the injured tissue. सो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। तो सबसे पहले होगा ट्रांजिएंट वाजो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियल्स। यहाँ पर ये आर्टीरियल्स लेवल पे होगा ज़्यादातर। क्या है? ट्रांजिएंट मीन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वाजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स कंस्ट्रिक्शन होगा वेसल्स का। इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी कौन से टाइप की है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सेल इंजरी, इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स इज ऑफ ट्रांजिएंट वासोकॉन्ट्रिक्शन। सेल इंजरी किस टाइप की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला जो इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स होता है वो ट्रांजिएंट वासोकॉन्ट्रिक्शन होता है आर्टीरियल्स का। यहाँ पर क्या होगा? शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए वासोकॉन्ट्रिक्शन होगा आर्टीरियल्स का। विथ माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी, मतलब छोटी सी इंजरी में भी द ब्लड फ्लो में बी री एस्टैब्लिश्ड इन 3 to 5 सेकेंड। अगर छोटी से छोटी इंजरी है तो ब्लड फ्लो है वो री एस्टैब्लिश हो जाएगा वासोकॉन्ट्रिक्शन के बाद इन 3 to 5 सेकेंड। वाइल विथ मोर सीवियर इंजरी है अगर, देन वासोकॉन्ट्रिक्शन में लास्ट फॉर अबाउट 5 मिनट। तो ये जो वासोकॉन्ट्रिक्शन है वो 5 मिनट तक हो सकता है कि लंबा चले। So, irrespective of type of cell injury, immediate vascular response is transient vasoconstriction of arterioles. With mild form of injury, the blood flow may be re-established in 3 to 5 seconds, and while with more severe injury, the vasoconstriction may be last for about 5 minutes. यानी कि इतना तो समझ आ गया कि ट्रांजिएंट वासोकॉन्ट्रिक्शन है वो आर्टीरियल्स लेवल पे होगा ज़्यादातर। अगर छोटी इंजरी है, सेल इंजरी किस टाइप की उससे कोई फर्क नहीं है। अगर छोटी इंजरी है देन इट विल बी री एस्टैब्लिश्ड इन 3 to 5 सेकेंड्स, और अगर सीवियर इंजरी है देन मे बी वासोकॉन्ट्रिक्शन लास्ट फॉर 5 मिनट्स। अब देखते हैं सेकेंड चीज़ जो कि है वेजोडाइलेटेशन। वेजोडाइलेटेशन मतलब क्या है देखते हैं। 1 second, just let me adjust. Okay, so vasodilatation, persistent progressive vasodilatation। पहले क्या हुआ? ट्रांजिएंट वासोकॉन्ट्रिक्शन, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ वासोकॉन्ट्रिक्शन। कहाँ पर हुआ? आर्टीरियल्स पे। अब क्या है? वासोडाइलेटेशन। परसिस्टेंस मीन्स थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला, प्रोग्रेसिव मतलब उसमें प्रोग्रेस होती रहेगी, वासोडाइलेटेशन। सो जो ऐसा वासोडाइलेटेशन जो परसिस्टेंट है और प्रोग्रेसिव है, तो परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन इज द सेकेंड थिंग विच विल हैपन इन हेमोडाइनामिक चेंजेस। Next follows persistent progressive vasodilatation, which involves mainly arterioles but to lesser extent affects other components of the microcirculation like venules and capillaries. So vasodilatation है वो कैसा है? persistent और progressive। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? मेनली तो आर्टीरियोल्स ही होंगे, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, छोटे मोटे एक्सटेंट तक, लेजर एक्सटेंट तक अफेक्ट करेंगे ये ऐसे कंपोनेंट्स को माइक्रो सर्कुलेशन के, जैसे कि वेन्यूल्स है और कैपिलरीज है। दिस चेंजेस इज ऑब्वियस विद इन हाफ आवर ऑफ इंजरी। ये चेंजेस है वो ऑब्वियस है विद हाफ आवर ऑफ द इंजरी, मतलब इंजरी हुई उसके आधे घंटे में ही ये चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वासोडाइलेटेशन रिजल्ट्स इन, ये तो हमने देख लिया कि वासोडाइलेटेशन है वो कैसा है? परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव। कहाँ पर अफेक्ट करेगा? मेनली आर्टीरियल्स पे, कुछ एक्सटेंट तक माइक्रो सर्कुलेशन के और भी फैक्टर्स, वेन्यूल्स और कैपिलरी, उस पर भी ये चेंजेस होंगे हाफ एन आवर ऑफ इंजरी के होने के बाद, हाफ एन आवर के अंदर हो जाएंगे। वासोडाइलेटेशन का रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसमें एग्जैक्टली होगा क्या? सो इन increased blood volume in microvasculature bed of the area which is responsible for redness, that is rubor, and warmth which is color at the site of acute inflammation। so यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो वासोडाइलेटेशन है यानी वेसल्स डायलेट हो गई, पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी फिर अब डायलेट हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ? डायलेट हुआ, तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। डायलेटेशन की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। ओके, इन माइक्रोवास्कुलेचर बेड ऑफ द एरिया, मतलब जहाँ पर माइक्रोवास्कुलेचर बेड ऑफ द एरिया मीन्स मतलब कि जहाँ पर जो माइक्रोवास्कुलेचर जगह पर जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन द माइक्रोवास्कुलर बेड ऑफ एरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सडनली इंक्रीज हुआ इसीलिए रेडनेस, और एकदम से वासोकॉन्ट्रिक्शन के बाद वासोडाइलेटेशन हो गया तो सडनली इंक्रीज हुआ, तो इसकी वजह से वांत। तो पहली दो साइंस जो इन्फ्लेमेशन की आएगी इस साइड पर वो कौन सी होगी? र्यूबर मीन्स रेडनेस एंड कैलर मीन्स वांत। Okay, so vasodilatation results in increased blood volume in microvasculature bed of the area which is responsible for redness, that is rubor,
and warm, that is color, at the site of acute inflammation. सो दो चेंज हीमोडाइनामिक चेंजेस में हमने दो स्टेप्स देखे हैं. पहला ट्रांजिएंट वाजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, फिर वाजोडाइलेटेशन, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वाजोडाइलेटेशन जो मेनली आर्टेरियोल्स पे होता है लेकिन लेजर एक्सटेंट तक वेन्यूल्स और कैपिलरीज को भी अफेक्ट करेगा. हाफ एन आवर की विद इन हो जाएगा. इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोवास्कुलेचर बेड ऑफ द एरिया में, और फिर रेडनेस और वार्मथ देखने को मिलेगी इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइट पे. अब थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि जो लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें चेंजेस आएंगे. सो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन टर्न में एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिजल्टिंग इन ट्रांजिएंट ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस. तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड वॉल्यूम है अब इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इसके बदले में इंटर्न क्या होगा, में एलिवेट लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. अब वहाँ का जो लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक प्रेशर है जो उस एरिया में मेंटेन हो रहा है, वो लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, उसमें रिजल्टिंग इन ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड, मतलब स्क्वीजिंग ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस. तो अब क्या होगा कि ये सपोज कि कोई कैपिलरी है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर ये डायलेट हुई. अब डायलेट होने के बाद यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन वो अब कैपिलरी अपने नॉर्मल लेवल पे आना तो चाहेगी. सो क्या होगा कि यहाँ पर जो लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो फ्लूइड है अब वो कैपिलरी नॉर्मल लेवल पे, मतलब डायलेट होने के बाद नॉर्मल लेवल का आने के लिए क्या करेगी, जो ट्रांसड्यूशन यानी स्क्वीजिंग करेगी, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको स्क्वीज करेगी टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस पे. This is responsible for swelling at the local site of acute inflammation, that is tumor. और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी इन्फ्लेमेशन की थर्ड साइन, that is swelling मतलब ट्यूमर, कहाँ पर, लोकल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे. सो थर्ड चेंज आई होप क्लियर हुआ है. कैसा कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायलेट हुई, अब डायलेट होने के बाद इसको इसके नॉर्मल लेवल पे आना होगा. सो यहाँ पर क्या है, ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया है, तो इसके चक्कर में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो वहाँ का लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो भी इंक्रीज हो गया है. तो इसके बाद क्या होगा कि वो नॉर्मल लेवल पे आने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको स्क्वीज करेगी, ट्रांसड्यूशन होगा, उसका स्क्वीजिंग ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड को ये बाहर निकालने की ट्राई करेंगे. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग एट द लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इसकी वजह से स्वेलिंग होती है एट द लोकल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर. नाउ फोर्थ इज स्लोइंग एंड स्टेसिस. इसमें क्या होता है कि स्लोइंग और स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोज विच कॉजेज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स एंड दस इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी. सो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो बाहर धकेलना चालू कर देगी, अंदर की जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड है वो बाहर चला जाएगा. तो फ्लूइड बाहर जाने लगा तो जो अंदर जो कैपिलरी है या फिर जहाँ पर भी आर्टेरियोल्स है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने वाला है उस साइड पे क्या होगा कि फ्लूइड निकल गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बचेंगे. तो अब सेल्स को तो निकलने के लिए टाइम लगेगा, बहुत छोटी जगह है तो फ्लूइड निकल जाएगा, तो इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और वो उतना फास्ट नहीं मूव कर पाएगा जितना फास्ट पहले मूव कर रहा था. तो इसीलिए वहाँ पर स्लोइंग हो जाएगा, स्टेसिस हो जाएगा माइक्रो सर्कुलेशन का. स्लोइंग और स्टेसिस मतलब उस जगह पर रेड ब्लड सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से स्लोइंग और स्टेसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है. जैसा फ्लूइड पहले फ्लो कर रहा था वैसा अब फ्लो नहीं कर पाएगा. तो ये हुआ स्लोइंग एंड स्टेसिस. स्लोइंग और स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोज विच कॉजेज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स एंड दस इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी. नाउ ल्यूकोसाइट मार्गिनेशन. यहाँ पर क्या होगा, ल्यूकोसाइट मार्गिनेशन में स्टेसिस और स्लोइंग इज फॉलोड बाय ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन और पेरिफेरल orientation of leukocytes. Peripheral orientation of leukocytes mainly neutrophils along with the vascular endothelium. तो यहाँ पर क्या होगा कि ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन होगा या फिर पेरिफेरल ओरिएंटेशन होगा. पेरिफेरली ल्यूकोसाइट्स को ठीक से अरेंज किया जाएगा. मेनली यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है, अलॉन्ग विद द वास्कुलर एंडोथेलियम, मतलब जो वास्कुलर एंडोथेलियम है वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स को अरेंज किया जाएगा. क्यों? क्योंकि द ल्यूकोसाइट स्टिक टू द वास्कुलर एंडोथेलियम. ल्यूकोसाइट्स है वो स्टिक कर जाएंगे वास्कुलर एंडोथेलियम पे एंड देन मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स. और फिर वो मूव करते करते जो गैप्स बन गए हैं जहाँ से फ्लूइड लीक हो रहा है वहाँ पर जाकर वो क्या करेंगे कि बीच में जाकर चिपक जाएंगे, बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस. एंडोथेलियल सेल्स और जो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस है उसके बीच में. तो ये हुआ ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन. द ल्यूकोसाइट
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।